अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी सो मत जाना। बहुत समय पहले की बात है। असम के जंगलों में एक गांव था, सिरकटा कहते हैं। वहां एक बार राक्षसों ने हड्डियों से बने हथियारों से समस्त गांव के निवासियों के सिर काट दिए थे। उस गांव का व्यापारी धन्नालाल जब परदेश से कमाई करके गांव लौटा तो सुनसान गांव देखकर दंग रह गया। भयभीत सा धन्नालाल गांव के मंदिर में देवी के चरणों में पहुंचा। रोते हुए उसने देवी से पूछा, मां, ये सब क्या हो गया? चिंता मत करो वत्स, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। तुम्हारी पत्नी बच्चों सहित मायके गई हुई है। यह घटना तो उसके मायके जाने के बाद हुई है। देवी बोली, अब मैं क्या करूंगा मां? इन राक्षसों से कैसे पीछा छूटेगा? सुनो, इन राक्षसों को नीचे की ओर देखने की आदत है। एक दो रोज में राक्षसों का सरदार यहां अपनी बस्ती बसाने आएगा। तुम गांव के द्वार को त्रिभुज जैसा बना दो। उसे नीचे की ओर चौड़ा दरवाजा दिखेगा। त्रिभुज का ऊपरी सकरा मुंह नहीं देख पाने से वो उस त्रिभुजाकार दरवाजे से टकराकर मर जाएगा। देवी ने समझाया। दूसरे दिन धन्नालाल ने त्रिभुज के आकार का दरवाजा बनवा दिया। एक दिन राक्षसों का सरदार तेजी से दौड़ता हुआ गांव की ओर आया। तेजी से आने के कारण उसका सिर दरवाजे से टकराया, जिससे सिर टूटकर त्रिभुजाकार दरवाजे के ऊपरी हिस्से में फंस गया। राक्षस की वही मौत हो गई। डर के मारे सभी राक्षस वहां जंगल छोड़कर भाग गए। खुशी खुशी धन्नालाल देवी मां के चरणों में प्रसाद चढ़ाने गया। देवी मां ने उसे समझाया, धन्नालाल, मेरे त्रिशूल से तांबा लेकर त्रिभुज की आकृति के कुछ ताबीज बनवा लो। जो इन ताबीजों को पहनेगा उसके सामने आते ही राक्षस झुलस जाया करेंगे। इससे तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। देवी मां को धन्यवाद देकर धन्नालाल मंदिर से बाहर आया। कुछ दिनों के बाद उसने गांव के पास नई बस्ती बसा दी और परिवार वालों के गले में त्रिभुज के आकार के ताबीज डाल दिए। धन्नालाल का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इन ताबीजों को पहनता रहा। काफी दिन बाद जब परिवार में एक बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया त्रिभुवन। धीरे धीरे त्रिभुवन बड़ा होने लगा। त्रिभुवन अक्सर अपने दादाजी से उस ताबीज का रहस्य पूछता, किंतु उसकी बात को हर बार टाल दिया जाता था। रात को चारपाई पर लेटे लेटे त्रिभुवन घंटों सोचता रहता। कई बार उसे सपने में ऐसा लगता जैसे कि वो जंगल में बरगद के पेड़ के पास खड़ा है तथा पेड़ से आवाज आती है, सो मत जाना, सो मत जाना। घबराकर वो नींद से उठता है। एक दिन उसने मां को कहा कि उसे सपने में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, सो मत जाना। मां ने उसे प्यार से समझाया कि दिन की बातें रात को सपने में दिख जाती हैं। त्रिभुवन मां के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आश्रम में अपने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा त्रिभुवन, तुम्हें किसी बात के लिए चौकस रहने की जरूरत है। सो मत जाना का अर्थ है होश हवास में रहना। कभी संकट आए तो घबराना मत, बल्कि हिम्मत रखना। एक दिन त्रिभुवन के पशु जंगल में चरते चरते दूर चले गए। त्रिभुवन भी अपने पशुओं को ढूंढते ढूंढते वहां जा पहुंचा। वहां पहली बार उसने एक विशाल गुफा देखी। वो थक गया था, इसलिए गुफा से दूर जाकर एक बरगद के पेड़ की छाया में सुस्ताने लगा। तभी गुफा के अंदर सो रहे बूढ़े राक्षस को कुछ गर्मी सी महसूस हुई। बूढ़ा राक्षस समझ गया कि ये ताप त्रिभुवन के पुराने पड़ चुके ताबीज के कारण है, अन्यथा तो इस ताबीज के ताप से वो अब तक जल चुका होता। वो बूढ़ा राक्षस उस राक्षस सरदार का बेटा था जो बहुत पहले धन्नालाल के त्रिभुजाकार दरवाजे में मारा गया था।
अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए गुफा से बाहर आया। वो मायावी राक्षस एक सांप में बदल गया और त्रिभुवन के पैर को डसकर गायब हो गया। त्रिभुवन को सांप के जहर के कारण मूर्छा सी आने लगी। वो जमीन पर लेट गया। जहर के असर से उसे नींद आ रही थी। उसका शरीर ढीला पड़ता जा रहा था, किंतु त्रिभुवन ने हिम्मत जुटाई और सोया नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। बहुत देर बाद एक बैलगाड़ी वाला उधर से गुजरा। उसने त्रिभुवन को अपनी बैलगाड़ी पर लादकर गांव पहुंचा दिया। वैद्य जी ने त्रिभुवन को देखकर हैरानी से कहा, सांप का काटा व्यक्ति नींद आने से बच नहीं सकता। इसी नींद में वो मौत की नींद सो जाता है। इस बच्चे ने कमाल की हिम्मत दिखाई है। वैद्य जी ने दवा देकर त्रिभुवन को ठीक कर दिया। फिर तीसरे दिन त्रिभुवन ने घर वालों को बताया कि गुफा में बूढ़ा विशाल राक्षस है। उसने मुझे सांप बनकर काटा है। शाम को सारे परिवार की बैठक हुई। चिंता में डूबे बूढ़े लेकिन अनुभवी दादाजी बोले, मुसीबत यह है कि तांबे के बने ताबीज पुराने हो गए हैं। इनमें अब ज्यादा तपन नहीं है जो राक्षस को जला सके। काफी देर सोचने के बाद त्रिभुवन को एक उपाय सूझा। वो बोला, एक ताबीज से यदि राक्षस नहीं जलता है तो क्यों ना हम सब परिवार वाले एक साथ ताबीज पहनकर गुफा में प्रवेश करें। ताबीजों की सम्मिलित शक्ति से अवश्य ही राक्षस झुलस जाएगा। सबको त्रिभुवन का विचार पसंद आया। दूसरे दिन वे सब मायावी राक्षस की गुफा के अंदर पहुंचे। मंत्र पूरित ताबीजों के ताप से नींद से उठने से पहले ही राक्षस जल गया। बूढ़े दादा ने त्रिभुवन की पीठ थपथपाई। त्रिभुवन बोला, दादाजी, धन्यवाद तो उस प्रभु को दीजिए जिसने समय रहते ही सावधान किया कि सो मत जाना, कि सो। आइए सुनते हैं आज की कहानी बादलों के देश में। एक था घुमक्कड़ राम। घुमक्कड़ राम को दूर दूर की यात्राएं करना और घुमक्कड़ी का काफी शौक था। जब देखो इधर से उधर से इधर आया जाया करता। उसने दुनिया के बहुत से मशहूर देश और नगर देख लिए। दूर दूर घूमकर नदियां देखी, समुद्र देखे, पहाड़ देखे, तरह तरह के लोगों से मिला। उनसे मिलकर उसे नई नई बातें पता चली, नए नए अनुभव मिले। इस बात से घुमक्कड़ राम की खुशी का ठिकाना न था। अक्सर लोग पूछते, यार घुमक्कड़ राम, तुम्हें इस तरह की यात्राओं से क्या मिलता है? घर में टिककर क्यों नहीं बैठते? घुमक्कड़ राम हंसकर कहता, भाई मेरे पैर में चक्कर है, मैं एक जगह टिककर नहीं रह सकता। दोस्त कहते, यार किन चक्करों में हो, पैसा कमाओ, पैर में चक्कर है तो थाम कर बैठो, वरना जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इस पर घुमक्कड़ राम जवाब देता, भाई जिंदगी तो बड़ी खूबसूरत चीज है, बंधकर रहने के लिए थोड़ी ही है। बंधा हुआ पानी सड़ जाता है। एक बार की बात है, बहुत समय तक घुमक्कड़ी के बाद घुमक्कड़ राम अपने शहर में वापस आया। कोई और काम धाम तो उसे आता नहीं था। सोचा अपनी घुमक्कड़ी और अजीबो गरीब यात्राओं की कहानियां लिख लिख कर छपवाऊंगा, उससे 2-4 पैसे मिलेंगे, उसी से गुजारा कर लूंगा। घुमक्कड़ राम जब यात्रा पर था तो डायरी साथ रखता था। किसी भी नए आदमी से मिलना होता या कोई नई बात पता चलती तो उसी में दर्ज कर लेता। उसकी वो डायरी बड़ी कीमती थी। उसमें एक से एक कमाल की चीजें दर्ज थी। उस डायरी को देख देखकर वो अपनी यात्राओं के मजेदार किस्से लिखने लगा। जो लिखता वो जैसे तैसे छप तो जाता, पर उससे 2 पैसे भी न मिलते। घुमक्कड़ राम दुखी हो गया। सोचने लगा, तो क्या मेरा सारा जीवन ही बेकार गया? फिर हुआ ये कि एक दिन किसी ने घुमक्कड़ राम की वो बेशकीमती डायरी भी चुरा ली। घुमक्कड़ राम दुखी हो गया। सोचने लगा, चलो यहां से चले, कहीं और चले, मगर कहां? घुमक्कड़ राम कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। फिर घुमक्कड़ राम ने सोचा, चलो अब की बार किसी नई जगह ही चलते हैं। बादलों के देश की ओर उसके कदम मुड़ गए। बस वो उधर ही बढ़ता चला गया। चलते चलते पहुंच गया बादलों के देश में।
बादलों के देश में एक से एक अजब नजारे थे। हमेशा रंगों की बरखा होती रहती। सूरज निकलता तो सब ओर 7 रंगों का जादू बिखर जाता। घुमक्कड़ राम को ये बड़ा अच्छा लगता। फिर वहां के लोग भी उसे बहुत अच्छे और मिलनसार लगे। सबने बड़े खुले दिल से घुमक्कड़ राम का स्वागत किया। धीरे धीरे घुमक्कड़ राम उन्हीं में घुल मिल गया, वहीं रहने लगा। बादलों के देश में रहते हुए भी घुमक्कड़ राम ने अपना लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा। डायरी खो गई थी तो क्या, उसे बहुत सी चीजें याद थी। उसने अपनी रोमांचक यात्राओं के किस्से कहानियां लिखी तो बादलों के देश में हलचल मच गई। हर कोई उसे इज्जत से देखने लगा। सभी आदर से उसका नाम लेते थे। घुमक्कड़ राम को यह अच्छा लगता था। पर बादलों के देश में एक मुसीबत थी, छोटी नहीं, बड़ी भारी मुसीबत। वो ये कि बादलों के देश में जमीन तो थी नहीं। यहां हर कोई बादलों पर घूमता था। सभी के बादलों का रंग अलग, और जिस रंग के बादलों पर कोई घूमता उसी रंग का बादलों का मुकुट भी उसके सिर पर सज जाता। घुमक्कड़ राम को बड़ा अचरज हुआ। सोचने लगा, भला क्यों है ऐसा? सबके बादलों का रंग अलग अलग क्यों है? वो लोगों से पूछता तो लोग हंसकर रह जाते, फिर कहते कुछ दिन में खुद ही समझ जाओगे। घुमक्कड़ राम जितना इस पहेली को खोलने की कोशिश करता उतना ही अधिक उलझता जाता। आखिर एक दिन उसे पता चला कि बादलों के अलग अलग रंग क्यों हैं। जिसके बादल का रंग सुनहरा होता है सब उसकी इज्जत करते हैं। जिसके बादलों का रंग घनघोर काला होता है लोग उससे दूर रहते। चांदिया बादल वालों से सब प्यार करते। भूरे सलेटी बादल वाले उतने अच्छे न समझे जाते। घुमक्कड़ राम ने जरा गौर से अपने बादल की ओर देखा तो वहां भूरे सलेटी रंग के बीच थोड़ा थोड़ा चांदिया उजाला फैलता नजर आया। उसने बादलपुर के अपने दोस्तों से इसका राज पूछा तो एक दोस्त ने कहा, भाई माफ करना, हमारे यहां बादलों के रंग में सबके मन का रंग आ जाता है। जब तुम यहां आए तो ज्यादा अच्छे इंसान नहीं थे। जैसे जैसे तुम्हारा मन साफ होता गया तुम्हारे मुकुट का रंग साफ होता गया और तुम्हारे पैरों के बादलों का रंग भी। सुनकर घुमक्कड़ राम झेप गया, पर उससे खुशी भी हुई। उस दिन के बाद उसके मन से घृणा खत्म हो गई और घमंड भी। उसके पंखों और मुकुट का रंग निखरता चला गया। बादलों के देश में उसे भरपूर प्यार मिला। हर कोई उसे हमारा प्यारा कवि, हमारा प्यारा लेखक कहकर बुलाता। उसकी दूर दूर तक इज्जत थी, नाम था, लेकिन उसके दिल में गहरी कचोट भी थी। उसके अपने देश में किसी ने उसे प्यार नहीं दिया। घुमक्कड़ राम ये सोचता तो थोड़ा उदास हो जाता, पर बादलों के देश में उसे इतना सच्चा प्यार मिला था कि उसकी ये उदासी धीरे धीरे खुद ही छटने लगी। हां, उसने ये भी तय किया था कि अपने देश के बारे में बहुत सी बातें लिखकर वो बादलपुर के लोगों को बताएगा, और उसने ये किताब लिखनी शुरू कर दी थी। आइए सुनते हैं आज की कहानी, डाक बाबू का प्यार। रजनी से अगर कोई पूछे कि उसे धीरपुर में सबसे अच्छा क्या लगता है तो मुझे यकीन है वो डाक बाबू का नाम ही लेगी। डाक बाबू दयाराम। भला क्या खास बात थी उनमें? एकदम सीधे सादे तो थे उस छोटे से कस्बे धीरपुर के सीधे सरल डाक बाबू दयाराम। जैसा नाम वैसे ही भले और दयालु भी। लंबा ऊंचा कद, बड़ी बड़ी मूछें, पर बात करो तो लगेगा एकदम विनम्रता की मूर्ति। हमेशा खद्दर की ही सफेद धोती कुर्ता पहनते थे, इसलिए सबसे अलग नजर आते थे। सारा धीरपुर उन्हें जानता था। कभी भी किसी का कोई काम अटकता तो डाक बाबू दयाराम जैसे भी हो उसे पूरा करते। कभी कभी तो रात बेरात भी वो दूसरों के लिए दौड़ पड़ते, इसलिए हर कोई दिल से उनकी इज्जत करता था। धीरपुर था एक छोटा सा कस्बा, लेकिन उसमें लड़कियों का एक मशहूर स्कूल था, भगवती बाई कन्या विद्यालय। उसमें दूर दूर के गांव की लड़कियां भी पढ़ने आती। उसी में पढ़ती थी ऊंचा गांव की रजनी भी। वो भगवती बाई कन्या विद्यालय के लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी। उसके पिता देवी सिंह एक मामूली किसान थे, फिर भी उनकी इच्छा थी बेटी पढ़ लिख जाए, लायक बने, इसलिए उन्होंने भगवती बाई कन्या विद्यालय में
उसे दाखिला दिलाया था। चाहे खुद कितनी ही तंगी में रहे, पर हर महीने मनी ऑर्डर से उसके पास फीस के पैसे जरूर भेज देते थे। रजनी अच्छी लड़की थी, खूब मेहनत से पढ़ती और अच्छे नंबर लाती। घर से थोड़े ही पैसे आते थे, पर वो उसी में अपना काम चला लेती। फिजूल की चीजों में एक भी पैसा खर्च न करती। और लड़कियां हैरान थी, एक मामूली किसान की लड़की इतनी तरक्की कैसे कर रही है। रजनी को बस कभी कभी परेशानी तभी होती, तब घर से मनी ऑर्डर आने में देर हो जाती, तब स्कूल में फीस जमा करने के लिए क्लास टीचर की डांट पड़ती, या फिर हॉस्टल की मेस का बिल चुकाने के लिए तकाजे आने लगते। ऐसे में रजनी दौड़कर डाक बाबू दयाराम जी के पास ही जाती। कहती, चाचा जी, मेरा मनी ऑर्डर नहीं आया। डाक बाबू दयाराम रजनी का परेशान चेहरा देखकर उससे भी ज्यादा परेशान हो जाते। फिर से पूरी लिस्ट मंगाकर देखते, फिर सिर हिलाकर कहते, नहीं बेटी, अभी तो नहीं आया। रजनी उदास होकर लौटने लगती तो एक क्षण के लिए वे गुमसुम से उसे देखते रहते, फिर प्यार से आवाज लगाते, रजनी बेटी सुनो तो। रजनी आती तो डाक बाबू चिंतित स्वर में पूछते, क्यों बेटी, बहुत जरूरत है तो मुझसे कहो, मैं कर देता हूं इंतजाम। तुम्हारा मनी ऑर्डर आए तो लौटा देना। नहीं चाचा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, मनी ऑर्डर आता ही होगा, कहकर रजनी फिर से लौटने लगती। तब डाक बाबू उसे खाली पोस्ट कार्ड निकालकर पकड़ा देते, कहते, जल्दी से इस पर पता लिखकर 2 लाइन की चिट्ठी लिख दो पिताजी के नाम, इसी डाक से निकल जाएगी, हो सकता है कल परसों तक मनी ऑर्डर भी आ जाए। डाक बाबू का प्यार देखकर रजनी की आंखें भीग जाती। जल्दी से पोस्ट कार्ड लिखकर डाक बाबू को पकड़ाती और हॉस्टल आ जाती। और फिर सचमुच तीसरे चौथे रोज उसका मनी ऑर्डर आ जाता। रजनी डाक बाबू को धन्यवाद दिए बगैर न रह पाती। वे उसे अपने सचमुच के चाचा ही लगते थे। ऐसे ही कई साल बीते। रजनी हाई स्कूल में आ गई। बोर्ड की परीक्षा थी। क्लास टीचर ने कहा था, सब बच्चों को बोर्ड की परीक्षा के लिए 300 रुपए अलग से जमा कराने होंगे। रजनी ने तुरंत घर पर चिट्ठी डाल दी थी कि इस बार मनी ऑर्डर में उसे 300 रुपए ज्यादा भेजे जाए। लेकिन आज 7 तारीख हो गई थी, मनी ऑर्डर आया ही न था। रजनी इस पूरे हफ्ते स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही डाकखाने जाकर डाक बाबू से पूछती रहती थी, चाचा जी, मेरा मनी ऑर्डर आया? और हर बार उसे एक ही जवाब मिला, नहीं बेटी, आया होता तो मैं खुद ही आकर तुझे दे आता। रजनी की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। हाई स्कूल की परीक्षा पास थी, स्कूल की फीस तो दी ही जानी थी, बोर्ड की परीक्षा की फीस भी भरी जानी थी, नहीं तो भला वो इम्तिहान में कैसे बैठ सकती थी। जब भी वो डाक बाबू से जवाब में इनकार सुनती, उसका चेहरा रुआसा हो जाता। और आज तो क्लास टीचर मिसेस कांता बाधवा ने भी उसे पूरी तरह डांटा था। कहा था, तय कर लो तुम्हें परीक्षा में बैठना है या नहीं। अगर स्कूल से सब बच्चों के फॉर्म चले गए और तुम्हारा छूट गया तो इम्तिहान में नहीं बैठ पाओगे, तुम्हारा ये साल बेकार हो जाएगा। सुनकर रजनी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें छुपाया। सोचा, आज मैं डाक बाबू से कहूंगी कि वे मेरे लिए फीस का इंतजाम कर दे, बाद में मनी ऑर्डर आते ही उनके पैसे चुका दूंगी। रजनी स्कूल की छुट्टी होते ही दौड़ी दौड़ी डाकघर गई। और जैसे ही डाक बाबू ने कहा कि मनी ऑर्डर तो आज भी नहीं आया, बेटी, उसके होठ कांप कर रह गए। उसने कहना चाहा, चाचा जी, आप मेरे लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर दीजिए, पर उसके मुंह से कोई शब्द निकला ही नहीं। वो होठ भींचे रिपीट वो होठ भींचे हुए वापस आई और हॉस्टल में अपने कमरे में आकर खूब रोई। रात में उसने खाना भी नहीं खाया, न जाने कब सो गई। सोच रही थी, अगर कल भी पैसे नहीं आए तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, हॉस्टल छोड़कर घर चली जाऊंगी, फिर भले ही इम्तिहान में न बैठ पाऊं। अगले दिन रजनी अभी उठी ही थी कि आया ने उसे बताया, अतिथि कक्ष में कोई सज्जन उसका इंतजार कर रहे हैं। रजनी हैरान, इतनी सुबह सुबह कौन उनसे मिलने आ गया।
वहां जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हुआ। सामने डाक बाबू दयाराम बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अरे चाचा जी आप? रजनी ने चकित होकर कहा, इतनी सुबह सुबह? हाँ बेटी, मनी ऑर्डर तुम्हारा कल ही आ गया था, लेकिन डाकिया बीमार था, कल आ नहीं पाया, तो मैंने सोचा मैं खुद जाकर दे आऊं। शायद तुम्हें जरूरत हो, कहकर दयाराम जी ने 100-100 के 5 नोट उसके आगे रख दिए। फिर बोले, लगता है तुम्हारी इस बार की फीस लेट हो गई है। तुम कहो तो मैं प्रिंसिपल साहब के पास जाकर बात करूं? मेरे तो वे परिचित हैं। नहीं चाचा जी, इसकी जरूरत नहीं है, रजनी ने कहा। आज ही फीस जमा करने की आखिरी तारीख है, मैं स्कूल जाते ही जमा करा दूंगी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, अब मैं इम्तिहान में बैठ पाऊंगी। डाक बाबू उठकर चलने लगे तो रजनी बोली, चाचा जी इस बार आपने मनी ऑर्डर फॉर्म पर दस्तखत नहीं करवाए। मैं देखना चाहती थी पिताजी ने मेरे नाम कोई संदेश तो नहीं लिखवाया। ओहो, डाक बाबू बोले, असल में डाकियों को आना था मनी ऑर्डर देने, तो मैं खुद दस्तखत कर दिए, उससे पैसे ले लिए ताकि सुबह तेरे पास पहुंचा दूं। और हाँ, याद आया, तुम्हारे पिताजी का संदेश भी था उसमें कि हमेशा की तरह खूब लगन से पढ़ना और अव्वल लाना। सुनकर रजनी की आंखों में चमक आ गई। उसने डाक बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अगले ही दिन रजनी ने घर पर चिट्ठी लिखी। उसने पिताजी को लिखा, आपके भेजे हुए 500 रुपए मिल गए। डाक बाबू खुद हॉस्टल में चलकर आए और मुझे दे गए। बहुत भरे हैं वे। उस दिन सुबह सुबह पैसे न मिलते तो मैं इम्तिहान में नहीं बैठ सकती थी। रजनी की चिट्ठी का कोई जवाब तो नहीं आया, पर उसके 1 सप्ताह बाद गांव से बाबा फकीर चंद आए। उन्हें उसके पिता ने ही भेजा था। बोले, तेरे पिता का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था, काफी चोट लगी, सब परेशान थे, तो पैसे कौन भेजता? ले, उन्होंने 700 रुपए भिजवाए हैं। पर रजनी हैरान होकर बोली, 500 रुपए तो उन्होंने पिछले हफ्ते ही भिजवाए थे, फिर मैं इतने रुपए लेकर क्या करूंगी? कौन से 500 रुपए? फकीर चंद हैरान होकर बोले, तेरे पिता तो पिछले हफ्ते बेहोश थे, उन्हें कुछ होश ही नहीं था, फिर रुपए कौन भिजवाता? कुछ देर बाद जैसे उन्हें याद आया हो, बोले, हाँ तूने एक चिट्ठी तो लिखी थी घर पर के 500 रुपए मिल गए हैं, पर किसी की कुछ समझ में नहीं आया था कि जब रुपए भेजे ही नहीं गए तो तुझे मिले कैसे? कौन ऐसा फरिश्ता है जो? रजनी क्षण भर में सब समझ गई। बोली, बाबा चलिए मैं आपको उस फरिश्ते से मिलवाती हूं। रजनी बाबा फकीर चंद के साथ दौड़ी दौड़ी डाक खाने पहुंची। झट डाक बाबू के पास जाकर बोली, आपका उपकार कभी भूलूंगी नहीं चाचा जी, ये लीजिए अपने 500 रुपए रख लीजिए। दयाराम मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्या मैं अपनी बेटी की इतनी मदद भी नहीं कर सकता? इतने में बाबा फकीर चंद बोल पड़े, मदद तो आपने बहुत बड़ी की है डाक बाबू, ये लड़की तो क्या, हम सभी इसे जीवन भर याद रखेंगे। और रजनी तो मेरी बाह पकड़कर यहां तक लाई कि चलिए बाबा, आपको एक फरिश्ते से मिलवाना है। इसके पिता गंभीर रूप से घायल हैं, पैसे भला क्या भेजते, पर आपने पिता बनकर ही उबार लिया। रजनी और बाबा फकीर चंद डाक बाबू को धन्यवाद देकर लौटे तो उनकी आंखें भीगी हुई थी। डाक बाबू की आंखें भी छलछला आई थी, मानो वे मन ही मन रजनी को आशीर्वाद दे रहे हों। इस घटना को बरसों बीत गए। रजनी छोटे से कस्बे धीरपुर के जिस स्कूल में पढ़ी थी, आज उसी में अध्यापिका है, पर वो डाक बाबू के स्नेह को आज तक नहीं भूल पाई। हालांकि जब जब डाक बाबू से इसका जिक्र करती है तो वे मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, आदमी आदमी के काम आए तो भला इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, वापस मिल गया धन। पुराने जमाने की बात है। राधेगढ़ का रामदीन हलवाई बहुत मशहूर था। उसकी दुकान शहर के मुख्य बाजार में थी। दुकान के पीछे की ओर उसका घर था। मिठाई बनाने के लिए उसे बाजार से घी, तेल, चीनी, मैदा आदि खरीदनी पड़ती थी। इन्हें काम में लेने के बाद घी, तेल के खाली पीपे, चीनी, मैदा एवं बेसन की बोरियां बच जाया करती थी।
दुकान में जगह कम होने की वजह से खाली पीपे और बोरियों का ढेर घर के आंगन में एक ओर पड़ा रहता था। रामदीन की पत्नी का नाम सीता था। वो समझदार एवं कुशल गृहिणी थी। पति के काम में सदैव हाथ बटाती थी। सीता में बचत करने की अनूठी आदत थी। घर के खर्च के लिए रामदीन से जो धन मिलता था वो उसमें से भी कुछ न कुछ बचा लिया करती थी। वो बचत का महत्व भली प्रकार जानती थी। स्वभाव से रामदीन खर्चीला था, इसलिए वो अपनी बचत उससे छुपाकर रखती थी। न जाने भरे पूरे परिवार में कब रुपयों की जरूरत आ पड़े, उस समय किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसके लिए भी बचत करना बहुत जरूरी था। उस जमाने में चांदी के बने सिक्के होते थे जिन्हें लोग कलदार कहा करते थे। इसी तरह उन दिनों बैंक भी नहीं होते थे। ऐसी स्थिति में लोग अपने जमा धन को घर पर ही इधर उधर छिपाकर रखते थे। यह समस्या सीता देवी के साथ में भी थी। उसने घी तेल के खाली पीपों को अपनी गुल्लक बना रखा था। सबसे बचाकर रखने के लिए वो उसे पीपे को खाली पीपों के ढेर में छिपाकर रखती थी। इस बात की जानकारी सीता देवी के अतिरिक्त किसी को भी नहीं थी। यहां तक कि रामदीन भी इस रहस्य से अनजान था। एक बार किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए सीता को पीहर जाना पड़ गया। घर में रामदीन और बच्चे ही रह गए थे। रामदीन को दुकान के साथ साथ घर की देखभाल के काम पर भी ध्यान देना पड़ रहा था। इसी दौरान उसने महसूस किया कि घर में खाली बोरियां और पीपों का ढेर जमा हो गया है। यदि उन्हें किसी कबाड़ी को बेच दिया जाए तो रुपए भी मिलेंगे और घर में खाली जगह भी हो जाएगी। ये सोचकर उसने दीनू कबाड़ी को बुलाया, खाली बोरियों और पीपों का ढेर दिखलाकर मोल भाव तय किया और बेच दिया। दीनू के पास अपनी टमटम घोड़ी गाड़ी थी। उसमें अरबी नस्ल के 2 शानदार घोड़े जुतते थे। दीनू अपने कबाड़ घर गया, टमटम से लाया और तयशुदा ढेरी में जो कुछ था सब कुछ रखवाकर ले गया। आखिर उसने सौदा पूरी ढेरी का किया था। कबाड़ घर में सामान ले जाकर उसने उसकी छटाई की। पीपों में से एक पीपा बहुत वजन वाला था। उसने उसे हिलाकर देखा। सिक्कों की खनखनाट सुनकर वो दंग रह गया। उसने पीपे का मुंह काटकर चौड़ा किया और फर्श पर उड़ेल दिया। गिनने पर पूरे 4,562 रुपए थे। कुछ दिनों बाद सीता पीहर से लौटकर आई। उसने पीपों की ढेरी को गायब पाया। पूछताछ की तो पता चला कि रामदीन ने खाली पीपों और बोरियों की ढेरी को 500 रुपए में बेच दिया है। यह सुनकर उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। उसने पति को पूरी बात बताई। वो ये बताने में असमर्थ थी कि पीपे में कितने रुपए थे, क्योंकि वे गिने हुए नहीं थे। रामदीन दौड़कर दीनू के पास पहुंचा। उसने दीनू को सारी बात बताई। उस जमाने में झूठ बोलना बहुत बुरा माना जाता था। दीनू ने कहा, हां, एक पीपे में रुपयों का ढेर निकला था। मैंने उसे एक थैली में बंद करवाकर अपने खजाने में जमा कर दिया है। रामदीन ने रुपए वापस मांगे तो दीनू ने देने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने पूरी की पूरी ढेरी का सौदा किया था। रामदीन ने दीनू को बहुत समझाया, प्रलोभन दिया और अंत में राज दरबार का डर दिखाया, पर वो नहीं माना। उसने उसे यह भी नहीं बताया कि पीपे में से कुल कितने रुपए उसे मिले। इस तरह रामदीन को रुपयों की सही गिनती का भी ध्यान नहीं था। फिर भी वो राज दरबार में अपनी शिकायत ले गया। दरबार में दीनू और रामदीन की पत्नी को बुलाया गया। सीता ने पीपे में अपनी बचत जमा करने की बात कही। जब उससे पूछा गया कि उसमें कितना धन जमा हो गया था तो वो ये नहीं बता सकी। दीनू ने रुपए मिलने की बात स्वीकार करते हुए पहले की तरह ढेरी का सौदा होने का तर्क दिया। उसका तर्क सही था। महामंत्री राम शास्त्री ने रुपए लौटाने की बात समझाई।
पर वो नहीं माना। ढेरे का सौदा होने की बात रामदीन भी स्वीकार कर चुका था, अतः फैसला रामदीन के पक्ष में नहीं गया। दीनू ने दरबार में 4,562 रुपए होना बता दिया था। राम शास्त्री को दीनू का तर्क तो स्वीकार था, पर नैतिकता स्वीकार नहीं थी। वो उसे सबक सिखाना चाहते थे, इसके लिए उन्हें उचित अवसर की तलाश थी। एक बार दीनू अपनी टमटम में उपले भरकर ले जा रहा था। रास्ते में राम शास्त्री मिल गए। उन्होंने दीनू की कुशल क्षेम पूछी और राजकीय भोज के लिए उपलों का भाव करने लगे। उन्होंने जानबूझकर कहा, दीनू, ये सब कुछ कितने में बेचोगे? इस रहस्य को दीनू समझ न सका। साधारण सी कीमत पर सौदा तय हो गया। राम शास्त्री ने कीमत अदा कर दी। दीनू टमटम लेकर राजभवन गया और उपले उतरवाने को कहा ताकि वो टमटम ले जा सके। राम शास्त्री ने भी सब कुछ तय होने का तर्क दिया और टमटम लौटाने से मना कर दिया। दीनू ने राजदरबार में गुहार लगाई। राम शास्त्री ने रामदीन वाले मामले का हवाला देकर उसका ही तर्क उसे समझा दिया। दीनू सख्ते में आ गया। टमटम में बेशकीमती अरबी नस्ल के घोड़े थे। वे उसके शान थे। उन्हें वो किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता था। उसे अपने पूर्व हट के लिए क्षमा मांगनी पड़ी। रामदीन की पत्नी को पूरे 4,562 रुपए लौटाने पड़े। राम शास्त्री ने भी उसे उसकी टमटम वापस लौटा दी। वो केवल उसे सबक सिखाना चाहते थे। उन्हें न्याय की रक्षा करनी थी।